यशयन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशयन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस यशयन ग्लोरी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको डेली एक क्लास रात में 9 बजे बीएड से संबंधित, बीटीसी से संबंधित, यूपीटीईटी, सुपर टीईटी या सीटीईटी, इसके अलावा जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं सब में शिक्षण से संबंधित जो टॉपिक है वह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोज डेली आपको रात में 9 बजे एक क्लास आपको मिलता है। डेली आप 9 बजे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। अपने जो मित्र हैं उनको भी आप आमंत्रित करें कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के जितना वो लाभ उठा सकते हैं लाभ उठावें। तो हर रोज 9 बजे आप खुद जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इसके साथ ला करके आप जोड़ने का प्रयास करिए। हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण के बारे में। इसके पहले की 2 क्लास में हमने चर्चा किया, एक में शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और एक में हमने चर्चा किया शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। यानी जब आप शिक्षण करने जाते हैं तो पूरी शिक्षण व्यवस्था को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो जब हम शिक्षण की अवस्थाओं की बात करते हैं तो हम उसको कुल 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम शिक्षण की अवस्थाओं का बंटवारा करेंगे। यानी शिक्षण को अगर हमको बांटना हुआ तो हम उसको किन किन भाग में बांटेंगे, उसी को हमने अवस्था नाम दिया कि शिक्षण को किन किन अवस्थाओं में बांटेंगे। जैसे अगर आप देखते होंगे कि एक आदमी का जो पूरा जीवन होता है, बच्चे से लेकर के यानी जन्म से लेकर के, या आप कह दें कि गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक, तो उसकी पूरी जिंदगी को विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया। तो आगे इस प्रकार से अवस्थाएं बनती जाती हैं और पूरे जीवन काल को हम विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से बांट करके जब उसका अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में हमको थोड़ा सा सहूलियत होता है। हमको ये पता चलता है कि इन इन विभिन्न अवस्थाओं में किसी भी बच्चे की क्या क्या विशेषता होती है, या जो किशोर होता है उसकी क्या विशेषता होती है, जो बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो इस प्रकार से हम अगर इन अवस्थाओं में बांट देते हैं तो विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न अवस्थाओं पे हमको उसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हमने शिक्षण को भी 3 अवस्थाओं में बांटा है। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम उसका जिक्र करते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाएं, इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहले भाग में शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण पूर्व अवस्था। दूसरा जो भाग है या दूसरी जो अवस्था है शिक्षण की अवस्था, शिक्षण की अवस्था। और जो तीसरी अवस्था है इसको हम कहते हैं उत्तर शिक्षण अवस्था। उत्तर शिक्षण अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई जिसको हम नाम दिए शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अवस्था, उत्तर शिक्षण की अवस्था। अगर हम देखें तो इस प्रकार से इनको हम अन्य नाम भी दे सकते हैं, या हम कह रहे हैं, या इसी को हम कह सकते हैं कि तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था।
दूसरे को हम कह सकते हैं अंतःक्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था। तीसरे को हम कह सकते हैं मूल्यांकन अवस्था, तीसरे को हम कह सकते हैं मूल्यांकन अवस्था या शिक्षण पश्च अवस्था, शिक्षण पश्च अवस्था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शिक्षण को हमने 3 पार्ट में बांटा। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। शिक्षण को हमने कुल 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट शिक्षण पूर्व अवस्था या तैयारी की अवस्था, इसी को बोलते हैं। दूसरे को शिक्षण की अवस्था या अंतःक्रिया की अवस्था बोलते हैं। तीसरे को उत्तर शिक्षण अवस्था या मूल्यांकन अवस्था या शिक्षण पश्च अवस्था, इसी को हम बोलते हैं। तो अब इसी में हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि शिक्षण पूर्व अवस्था में क्या क्या होता है, शिक्षण की अवस्था में क्या क्या होता है, उत्तर शिक्षण अवस्था या मूल्यांकन अवस्था या शिक्षण पश्च अवस्था में क्या क्या होता है। अलग अलग हम इस पे चर्चा करेंगे कि अगर शिक्षण को हमको 3 पार्ट में बांटना हुआ तो हमने 3 नाम दिया। अब इन तीनों नामों के हिसाब से अलग अलग हम एक एक पे चर्चा करेंगे कि किस अवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। जब एक टीचर पढ़ाने जाता है तो उसका पूरा जो शिक्षण होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, किस अवस्था में वह क्या क्या करता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ये शिक्षण पूर्व अवस्था है, सबसे पहले ये जो शिक्षण पूर्व अवस्था है, ये जो शिक्षण पूर्व अवस्था है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो काम यहां होता है उद्देश्यों का निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, निर्माण एवं निर्धारण। सबसे पहला काम जब हमको किसी क्लास में टीचिंग करने जाना होता है तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम कोई ना कोई एक उद्देश्य बनाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं तो हमको रास्ता ही नहीं मिलेगा कि किस रास्ते पे जा करके हम उसको पूरा करें। तो सबसे पहले उद्देश्य बनाना इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमको एक रास्ता मिलता है। जो भी हमको काम करना है उस पर किस प्रकार से काम करना है इसका एक खाका बनता है। तो जब तक हम किसी भी काम के लिए उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई खाका नजर नहीं आता है। तो इसीलिए शिक्षण कार्य के भी पहले सबसे पहले होता क्या है कि हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो उद्देश्यों को बनाते हैं और उसको निर्धारित कर लेते हैं कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम क्लासरूम में जाएंगे और क्लासरूम में जा करके हमको इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, इनकी प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहला काम उद्देश्यों का हम निर्माण करते हैं, उद्देश्यों का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब हमने उद्देश्यों का जब निर्माण कर लिया तो जो दूसरा स्टेप इसमें होगा वह क्या होगा, पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु का चुनाव। यानी अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमको किस प्रकार के पाठ्य वस्तु की, किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है, इसकी हमको जरूरत महसूस होती है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कैसे करें। जो उद्देश्य हमने निर्धारण किए, जो उद्देश्यों का हमने निर्माण किया, उन उद्देश्यों की पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई कंटेंट होनी चाहिए, कोई पाठ्य वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पे हम उन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। तो सबसे पहले हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया, उसके बाद हमने पाठ्य वस्तु का चयन कर लिया। पाठ्य वस्तु का चयन करने के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार की शिक्षण शैली का चुनाव हमको करना हो, तब किस प्रकार की शिक्षण शैली हमको अपनाना है। तो तीसरा स्टेप हम कहते हैं कि शिक्षण शैली आबलिक शिक्षण विधि,
का चुनाव। अब इसमें जो अगला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, शिक्षण विधियों का चुनाव करेंगे, शिक्षण शैलियों का चुनाव करेंगे, शिक्षण व्यूह रचनाओं का चुनाव करेंगे, शिक्षण सूत्रों का चुनाव करेंगे, शिक्षण सिद्धांतों का चुनाव करेंगे। तो इन सारी चीजों का चुनाव करके हम क्या करते हैं, तय करते हैं कि क्लासरूम में जाने पे हम कौन सी शिक्षण विधि लगाएंगे, हम कौन सी शिक्षण आव्यूह लगाएंगे, हम कौन सी शिक्षण युक्ति लगाएंगे। फिर इसमें आगे आता है शिक्षण व्यूह रचना का, शिक्षण व्यूह रचना का चुनाव। शिक्षण व्यूह रचना का चुनाव, कौन सा शिक्षण व्यूह, हम किस प्रकार का शिक्षण व्यूह रचना तैयार करें कि जिससे हमको अधिक से अधिक जो निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। शिक्षण युक्तियों का चुनाव हमको करना होता है, शिक्षण युक्तियों का चुनाव करना होता है, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। अब इतने में आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हम ये तैयारी की अवस्था कह रहे हैं तो हमको पढ़ाने की तैयारी करनी है। और पढ़ाने की तैयारी में होता क्या है कि हम जब उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, हमको उद्देश्य समझ में आ जाते हैं, हम पाठ्यवस्तु का चयन कर लेते हैं, पाठ्यवस्तु को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना है। तो पाठ्यवस्तु जब बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है तो उसको किस रूप में हम प्रस्तुत करें, तो शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण युक्ति, व्यूह रचना, ये सब कुछ हम उसमें तैयार करते हैं। उसके अलावा जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना होता है उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं कि कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हम उस दौरान करेंगे। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन भी हम इसी में कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें तैयारी की अवस्था में आती हैं। सब कुछ हम क्या करते हैं, तय कर लेते हैं, उसका चुनाव कर लेते हैं, उसका चयन कर लेते हैं। जब दूसरी अवस्था आती है तो सबसे पहले जब टीचर क्लासरूम में पहुंचता है तो क्या करता है, सबसे पहला काम जब टीचर क्लासरूम में पहुंचता है तो सबसे पहले वो करता क्या है, तो कक्षा के आकार की अनुभूति करता है, कक्षा के आकार की अनुभूति करता है, कक्षा के आकार की अनुभूति, कक्षा के आकार की अनुभूति, कक्षा के आकार की अनुभूति। आकार की अनुभूति का मतलब जैसे ही क्लासरूम में पहुंचता है टीचर एक बार पूरी क्लास को सरसरी निगाह से देखता है और ये तय करता है कि कौन बच्चा कहाँ बैठा हुआ है और जब हम पढ़ाएंगे तो हमको किस बच्चे से कहाँ लाभ लेना है वह टीचर एक बार देख लेता है। कमज़ोर बच्चा किधर बैठा है, तेज बच्चा किधर बैठा है, जो मध्यम क्लास के बच्चे हैं वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ से हमको लाभ मिल सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक सरसरी निगाह से वह टीचर पूरे क्लास का एक बार वह निरीक्षण कर लेता है, पूरे क्लास को एक बार देख लेता है। और जब क्लास को देख लेता है तो वह करता क्या है, फिर उसके बाद टीचर जो है उससे बच्चे कुछ प्रश्न करते हैं, छात्रों का निदान करता है। टीचर से क्या करते हैं, बच्चे कुछ प्रश्न करते हैं। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ, कुछ बच्चे इधर उधर से प्रश्न करते हैं हल्का फुल्का, बहुत ही सामान्य वे में, और टीचर उसका क्या करता है, वो जनरल वे में ऐसे उत्तर देता है। तो छात्र जो कुछ भी समस्या उनको समझ में आती है, जब टीचर जाता है अवलोकन के तुरंत बाद क्या होता है, वो जो बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं वो अपने टीचर से जो कुछ कहना होता है वो अपना सामान्य वे में उस टीचर से भी कहते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई शुरू नहीं होती है। इसके आगे जब चलते हैं हम तो अब जो कार्य शुरू होता है तो क्रिया या उपलब्धि निष्पत्ति कार्य अब यहीं से शुरू होता है। क्रिया का मतलब अब वह क्रिया करना प्रारंभ करेगा। क्रिया या उपलब्धि या निष्पत्ति तीनों एक ही नाम है, क्रिया या उपलब्धि, या इसी को कहा जाता है निष्पत्ति।
यानी उपलब्धि का मतलब अब जो पढ़ाने के बाद जो निकल करके आता है, क्रिया किया, उपलब्धि या निष्पत्ति क्या प्राप्त होता है, उसका जो कार्य होता है वह कार्य करना वह प्रारंभ करता है। यानी ये टीचिंग कार्य हो गया। जब टीचर क्लासरूम में जा करके टीचिंग करने का काम करता है। फिर उद्दीपकों का चुनाव। उद्दीपकों का चुनाव का मतलब क्लासरूम में जब वह पढ़ाता है तो बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य करता है कि जिससे बच्चा खुद सक्रिय हो पढ़ने के लिए। तो वह वहीं क्लास में ही कुछ ऐसे व्यूह रचना तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में जो तैयार करके गया है अगर वही क्लासरूम में वह एकदम कठोरता से पालन करे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ क्लास के हिसाब से वह टीचर क्या करता है, अपनी व्यूह रचनाओं को चेंज करता है, अपनी व्यूह रचनाओं को चेंज करता है। तो उसमें होता क्या है, उद्दीपकों का चुनाव और उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। फिर होता है उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, उद्दीपकों का चुनाव और उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण का मतलब हो गया कि टीचर बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, बच्चे के सामने कुछ ऐसे कंटेंट रखेगा जो बच्चे के लिए उद्दीपक का काम करेगा और बच्चा क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। उसमें जब उसके सामने उद्दीपक आएगा यानी जो वह सीखना चाह रहा है, जो उसकी ज़रूरत है। जैसे आप बीएड में हैं तो बीएड का सिलेबस अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपके लिए बीएड का सिलेबस तो उद्दीपक है। जैसे ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आप क्या होंगे, तत्पर होंगे उसको पढ़ने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि आगे जा करके आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। ऐसे उस बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाना है वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि आगे चल करके हमको एग्जाम देना है, हमको ये सीखना है और नहीं सीखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो वो उद्दीपक का काम करता है जो वह टीचर उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। और जब प्रस्तुत करता है तो उसके बाद बच्चा समझता है और उसका प्रत्युत्तर होता है। तो पृष्ठपोषण यानी फीडबैक और पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। तो पृष्ठपोषण और पुनर्बलन जो होता है वह छात्रों को भी मिलता है और अध्यापक को भी मिलता है। छात्र अगर सीख गया, टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने बताया तो कहा जाता है शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा, एक बार में समझ गए। अगर टीचर देखता है कि हमारे सारे बच्चे अब उसका आंसर दे ले जा रहे हैं तो टीचर भी खुश होता है। वो सोचता है कि जिस विषय हमने पढ़ाया, जैसा हमने पढ़ाया, बच्चों को तो समझ में आ गया। तो उसको भी फीडबैक इस टाइप का मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है, उसी प्रकार से कार्य करने का पुनर्बलन उनको मिलता है। और जब उनको पुनर्बलन मिलता है तो वह क्या करते हैं, अपने काम, जो भी उनका काम है, अब जो भी उन्होंने युक्तियां लगाई उसमें क्या करते हैं, वो विस्तार करते हैं। तो शिक्षण युक्तियों का विस्तार, शिक्षण युक्तियों का विस्तार, शिक्षण युक्तियों का विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षण की अवस्था हो गया। जब क्लासरूम में टीचर जा करके पढ़ाने का काम करता है तो उस अवस्था की बात ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट अवस्था जो आता है, शिक्षण की लास्ट अवस्था को, जिसको हम मूल्यांकन की अवस्था, उत्तर शिक्षण अवस्था या पश्च शिक्षण अवस्था जिसको बोलते हैं, वहां पे होता क्या है, पढ़ाई तो पूरा हो गया, पहले इस अवस्था में पूरी तैयारी हुई, यहाँ पे पूरा कक्षा शिक्षण हुआ, जो कुछ जा करके यहाँ तय किया था इसको यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। अब जब प्रस्तुत कर दिया गया तो उसके आगे यहाँ क्या होगा, तो शिक्षक का जो व्यवहार है, शिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन के वास्तविक रूप हैं, उनकी परिभाषा। सबसे पहले कि शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण द्वारा जो भी व्यवहार परिवर्तन, यानी जो टीचर तय करता है कि बच्चे में हम किस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं, टीचर पहले ही तय करता है। जब तैयारी की अवस्था होती है, उद्देश्यों का निर्धारण का मतलब यह हुआ कि वह बच्चे में किस प्रकार का परिवर्तन देखना चाह रहा है। तो वास्तविक जो उसका रूप है, वास्तविक रूप
की परिभाषा देना चाहता है। तो जो परिवर्तन वह देखना चाहता है उसका क्या करता है, वास्तविक रूप से परिभाषित हो चुका है, क्योंकि वह जब बच्चे को देखता है कि बच्चे से क्वेश्चन करता है, बच्चे का मूल्यांकन करता है, तो पता चलता है कि जो उसने तय किया था कि किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन करना है, अब तो वह सामने दिख रहा है। हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, सामने दिख रहा है। तो जब सामने दिख रहा है तो वह देख सकता है, उसकी वास्तविक रूप से उसकी परिभाषा आप क्या कर सकता है, वह दे सकता है। तो उसके बाद मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, इसी में क्या होगा, मूल्यांकन की, क्योंकि जो कुछ उसने पढ़ा या व्यवहार परिवर्तन किया वास्तविक परिभाषा उसको मिल गई, तो मूल्यांकन की प्रविधियों का चुनाव करना यहाँ होता है कि किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। वो यहाँ से क्लियर होगा कि किस विधि से हम बच्चे का मूल्यांकन कर लें, उपयुक्त कौन सी विधि है, मूल्यांकन की प्रविधियों का चुनाव, कौन सी विधि बच्चे के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है, उस विधि का चुनाव वह टीचर वहाँ करना चाहता है। और लास्ट में प्राप्त परिणामों से फिर वह क्या करता है, अपने शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करता है। तो प्राप्त परिणामों से अपनी शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करता है, अपनी शिक्षण नीतियों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ये शिक्षण की कुल 3 अवस्थाएं हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट करिए। 3 अवस्था, पहली अवस्था शिक्षण पूर्व अवस्था, दूसरी अवस्था शिक्षण की अवस्था, तीसरी अवस्था शिक्षण उत्तर शिक्षण अवस्था। तो ये तीनों में क्या क्या होता है, शिक्षण करने से पूर्व हम जो तैयारी करते हैं वो पहली अवस्था है, जब हम क्लासरूम में शिक्षण करने जाते हैं तो वो दूसरी अवस्था है, और उसके बाद जब हम शिक्षण कार्य कर लेते हैं, जो हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया था, अब उसकी पूर्ति किस स्तर तक हुई यह जानने के लिए हम शिक्षण की तृतीय अवस्था यानी शिक्षण पश्च अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं से छात्रों को और शिक्षकों को फीडबैक मिलता है कि किस प्रकार से शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, सूत्र, सिद्धांत, शिक्षण अधिगम सामग्री जो भी यूज किए गए वो उपयुक्त रहे और कहाँ तक कारगर सिद्ध हुए, ये सारा कुछ थर्ड स्टेप में क्लियर होता है। तो आज हमने सीखा कि शिक्षण की जो अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्था, 3 अवस्था, तैयारी अवस्था, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण पश्च अवस्था। तीनों में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, जो क्लास में जाके पढ़ाना है हमको उसकी तैयारी करते हैं। दूसरा, शिक्षक जा करके शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, और तीसरा जो शिक्षण कार्य किया उसका मूल्यांकन करता है। तो यही 3 अवस्था हो गई और इसी की चर्चा आज हमने किया। तो रोज रात 9 बजे आपको एक क्लास बीएड, बीटीसी, यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी या जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं इससे संबंधित आपको मिलता है। आप अपने जो साथी हैं उनको रात 9 बजे रोज लाइव जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।